नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने औपचारिक तौर पर चुनावी शंखनाद कर दिया। वलसाड से लेकर भावनगर में पीएम का जबरदस्त स्वागत हुआ। वलसाड में पीएम मोदी ने नया चुनावी नारा गढ़ा और इसके बाद माहौल पूरी तरह से चार्ज हो गया। लेकिन गुजरात के गढ़ को बचाए रखना बीजेपी की इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी गुजरात में प्रचार को पहुंचे तो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। सड़कों पर पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए सैलाब उमड़ आया। वलसाड की सड़कों पर पीएम मोदी का कारवां गुजरा तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों के किनारे नजर आए। अपने नेता को देखकर जोरदार तरीके से मोदी मोदी के नारे लगाए। वलसाड में लोगों ने पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। पीएम ने भी गुजरात की जनता का अभिवादन किया। इसके बाद चुनाव रैली में पीएम ने विरोधियों पर करारा प्रहार किया। मैंने ये गुजरात बनाया है का नया चुनावी नारा दिया। प्रत्येक गुजराती, चाहे मारो आदिवासी होय, चारो मारो माछीमारी होय, चाहे शहर में रहतो है कि गामड़ा में रहतो होय, आत्मविश्वास थी भरेलो छे। અને એટલા જ માટે પ્રત્યેક ગુજરાતી બોલે છે, અંતર્મનનો અવાજ બોલે છે। પ્રત્યેક ગુજરાતના હૈયામાંથી નાદ નીકળે છે। કયો નાદ નીકળે છે? કયો નાદ નીકળે છે? भाइयों बहनों, अंदर मनमाथी निकले छे अवाज। ए हूँ कहूं छूं, ए निकले छे आ गुजरात मैं बनाव्યું છે। હું કહીશ આ ગુજરાત, તમે બધા હાથ આમ કરીને બોલજો, मैं બનાવ્યું છે। આ ગુજરાત, આ ગુજરાત। ધરમપુર અનેક अपने गृह राज्य गुजरात के चुनावी समर में उतरे पीएम मोदी पूरी लय में दिखे। विरोधियों के हर दावे और हर चुनावी वादों पर सवाल उठाया। विरोधियों पर गुजरात को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। તમે કોઈને પણ પૂછો, અમને દિલ્હીમાં જે વાવડ આવે એ પણ એ જ આવે કે ભાઈ ગુજરાતના લોકોએ તો ફરી એકવાર ભાજપની સરકાર બનાવવાનું મન બનાવી લીધું છે। ભાજપની સરકાર બનાવવાનું મન બનાવી લીધું છે। એટલું જ નહીં, જૂના બધા રેકોર્ડ તોડવાનું મન બનાવી લીધું છે। इसके बाद भावनगर में पीएम सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में पहुंचे और बेटियों को आशीर्वाद दिया। गुजरात में चुनावी जंग दिनों दिन तेज हो रही है। सियासी लड़ाई हर रोज बढ़ रही है। बीजेपी गुजरात में बड़ी जीत का भरोसा जता रही है। पीएम मोदी की लोकप्रियता से चुनावी विजय का दम भर रही है। उधर गुजरात चुनाव में दम लगा रही आप इस बार प्रदेश में बदलाव का भरोसा जता रही है। विकास की नई तस्वीर के सहारे जीत की बात कर रही है। कल मेरे पास एक एसएमएस आया था। उन्होंने कहा केजरीवाल जी आप ओटीपी का फॉर्मूला अपना रहे हैं। मैंने कहा ये ओटीपी क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि ओबीसी, ट्राइबल एंड पाटीदार। अच्छा, हाँ। मतलब ओबीसी का आपने सीएम चेहरा बना दिया, ट्राइबल के अंदर बहुत जबरदस्त समर्थन है आम आदमी पार्टी का, और पाटीदार आपका अध्यक्ष है। तो अब ये तीनों आपके साथ हैं। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, बाकी लोग भी हमारे साथ हैं। हम जो बिजली फ्री कर रहे हैं वो सबकी बिजली फ्री करेंगे। गुजरात में एक और 5 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव होने। अब हर दिन बढ़ने के साथ यहाँ चुनावी लड़ाई बढ़ेगी। पीएम मोदी के प्रचार के बाद सियासी जंग और बढ़ेगी। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ सौरभ बख्तानिया, आज तक। तो हिमाचल और गुजरात में देखिए चुनाव होने वाले हैं। गुजरात में किस तरीके से रणनीति तमाम दल बना रहे हैं वो हमने आपको दिखाया। अब जरा बताते हैं हिमाचल प्रदेश में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है और यहां बीजेपी के पास सत्ता बचाने की चुनौती है तो कांग्रेस के लिए वापसी करने की चुनौती है।
कांग्रेस के बाद आज बीजेपी ने भी हिमाचल के लिए वादों का अपना पिटारा खोल दिया। इसमें लाखों नौकरियों के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी वादा है। हिमाचल में मतदान की तारीखों से 5 दिन पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। पहाड़ी राज्य की जनता के लिए विकास का नया विजन पेश किया। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है, जिसमें महिलाओं युवाओं के साथ हर वर्ग को लुभाने के लिए 11 बड़े ऐलान किए गए। बीजेपी ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ 8 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है। अन्नदाता निधि में रकम 3000 करने का वादा किया गया है। वहीं हर गांव में पक्की सड़क का वादा भी किया गया है। बीजेपी ने धर्मस्थलों पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ 5 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही है। इसी तरह युवाओं को लुभाने के लिए 900 करोड़ के फंड का प्रावधान करने की बात कही है। सैनिक परिवारों को ज्यादा मदद के साथ बीजेपी ने एक बड़े मुद्दे को छुआ है और वो है वक्फ की जायदाद की जांच। सेब किसानों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक के लिए बीजेपी ने वादे किए। भारतीय जनता पार्टी हमारा जो एक्स ग्राशिया अमाउंट पेमेंट होती है, जो हमारे सोल्जर भाई हैं जो शहीद हुए हैं और जो डिपेंडेंट्स हैं उनके जो उनको हम आर्थिक मदद देते हैं उसमें हम इजाफा करेंगे, उसको हम बढ़ाएंगे और उनको हम हुतात्मा सम्मान राशि योजना जो है उसमें हम बढ़ोतरी करेंगे। 68 सीटों वाले सूबे हिमाचल प्रदेश में दोबारा जीत के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। विजन डॉक्यूमेंट के जरिए प्रदेश में विकास का वादा दोहरा रही है। चुनावी इतिहास को बदलने का संकल्प ले रही है। जो हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट हमने आज जारी किया है, उसमें बहुत स्पेसिफिक होकर के एक तो अलग सेक्शन हमने तय किया है। उसमें महत्वपूर्ण बात है कि 11 जो हमारी मुख्य जो बातें हैं उनका जिक्र किया गया है और उनका जिक्र करने के साथ साथ में महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए एक बार अलग से हमने जो प्रावधान किया उसमें भी 11 पॉइंट्स उसमें डाले गए। बीजेपी के प्रचार का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी रणनीति बनाई। अपने चुनावी वादों में हर वर्ग के वोटरों पर नजर जमाई। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 लाख युवाओं को नौकरी, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देना, 300 यूनिट बिजली फ्री देना, 2 रुपए किलो में गाय के गोबर की खरीद, युवाओं के लिए 6800 करोड़ का स्टार्टअप फंड और नई उद्योग और पर्यटन नीति शामिल है। मत भूलो कि आप कौन हो, मत भूलो कि ये प्रदेश आपका है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि चुनाव का समय आ गया है और चुनाव के समय तमाम नेता, तमाम पार्टियां के लोग आपके सामने आएंगे, सब अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, जब तक आप अपने प्रदेश को यहाँ दिल में रखकर अपना वोट नहीं देंगे, तब तक आप सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी जंग के बीच आम आदमी पार्टी बदलाव का भरोसा जता रही है। चुनाव प्रचार में केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की तस्वीर दिखा रही है। अब देखना ये होगा कि 12 नवंबर को जब वोटर वोट डालने जाएंगे तो इन वादों में से किसके वादे पर ज्यादा भरोसा जताएंगे। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनाएंगे। शिमला से कमलजीत संधू और विकास शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। 11 वादों के साथ हिमाचल चुनाव में बीजेपी ताल ठोक रही है। क्या है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक्शन प्लान? जानने के लिए हमने उनसे ही बात की है, सुनवाते हैं। जीत का परचम लहराना मुश्किल है, लेकिन कठिन काम है। आप लोग लग रहे हैं और आपने अभी मैनिफेस्टो जारी किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट की बात की है, फ्री साइकिल्स, फ्री स्कूटीज,
तो फोकस क्या है और क्यों ये चुनौती आपके लिए बहुत बड़ी है? काफी समय से आप यहीं पे हैं। नहीं, देखिए, हर चुनाव हम चुनौतीपूर्ण तरीके से ही लड़ते हैं। ये चुनाव भी उसी तरीके से हम लड़ रहे हैं, लेकिन कोई चुनौती है ऐसी बात नहीं है। यहाँ आपने देखा होगा मैडम जी कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 5 साल सरकार चली है, प्रो इनकम्बेंसी है। मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास है और उसके साथ साथ अथाह प्रेम है, और उन्होंने भरपूर आशीर्वाद भी हमारे जनता को दिया है, और इस कारण से हिमाचल की जनता अब आतुर है जवाब देने के लिए। सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, उसके बाद हम देख रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम एक मुद्दा है, आपके खुद के कितने डिसिडेंट एमएलएज हैं और वो खड़े भी हो रहे हैं आपके प्रत्याशियों के खिलाफ, सस्पेंशंस भी हुए हैं, तो ये आपको लगता है चुनौती नहीं? नहीं, ये हमेशा होता है। इस तरीके से कुछ लोग हो जाते हैं, अति उत्साही होते हैं, बाद में फिर वो जब देखते हैं कि पार्टी एक तरफ चल पड़ी है और लोगों का आशीर्वाद पार्टी को मिल रहा है, तो आगे वो हम वापस आ जाते हैं। और हमारे यहाँ इस तरीके का कुछ नहीं होता है जो कोई रिबेल बन करके कोई पार्टी को नुकसान पहुंचा सके। जहां तक आपने बाकी सारे विषय कहे हैं, लोगों का विश्वास बीजेपी से ही है कि वह भारतीय जनता पार्टी ही है जो हम उनकी चिंता करेगी और उनको आगे बढ़ाने में अपना योगदान। नड्डा जी, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि फ्रीबीज के बारे में बोला था और बोला था कि ये नहीं, पर आज जब मैनिफेस्टो पढ़ा जा रहा था, हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने कई ऐसे अनाउंसमेंट्स किए, जैसे आप महिलाओं के लिए बोल रहे हैं, तो ये सवाल आपसे नहीं उठाए जाने चाहिए कि ये फ्रीबीज नहीं है? नहीं, हमने इस पर ड्यू डिलिजेंस की है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एम्पावरमेंट एंड एल्योरमेंट। जो चीज एम्पावर करने से, वन टाइम इन्वेस्टमेंट से अगर उसके जीवन, उसकी ताकत में बदलाव आता है और वह अपने आप में समाज में सक्षम होकर के खड़ा होता है, तो ये एम्पावरमेंट है। जब कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको कोई आवश्यकता नहीं है और आप पॉपुलर स्लोगन में उसको आप कुछ एल्योर करने के लिए देते हो, तो वह एल्योरमेंट हो जाता है। हम एल्योरमेंट को अवॉइड करते हैं, एम्पावरमेंट को हम। आखिरी के 2 सवाल रह गए हैं। वन पेंशन स्कीम के बारे में आप लोग नॉन कमिटल दिखे, मैनिफेस्टो में भी सवाल उठाए गए, कांग्रेस बोल रही है वो रीइंस्टेट कर देंगे, तो आपको लगता नहीं ये एक एक्लिस हील है? देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो न सोचते हैं, न समझते हैं, न करते हैं, न किया है। ओआरओपी उन्होंने कहा इतने सालों से, दिया क्या? नहीं दिया। किसने दिया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, ड्यू डिलिजेंस के साथ किया। हम जो भी काम करते हैं वो ड्यू डिलिजेंस के साथ करते हैं। इसके बारे में हमारे मंगल पांडे जी ने जवाब दिया है। आपका जो टक्कर है वो 2 जगह है, गुजरात में भी हो रहे हैं चुनाव और हिमाचल में भी, कितना कॉन्फिडेंस है? और क्योंकि आम आदमी पार्टी दोनों ही स्टेट्स में लड़ रही है, उससे कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हिमाचल में तो क्रीज पर आने से पहले ही उखड़ गए, उनके तंबू भी उखड़ गए, क्रीज भी उखड़ गया, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, वो उत्तर प्रदेश में भी गए थे मैडम जी, 350 में 349 सीट्स में जमानत जब्त कराई। उत्तराखंड में भी गए थे, आप लोग हमसे प्रश्न पूछते थे। प्रश्न पूछने पर आपके ध्यान में आया होगा कि ऐसा लगता था जैसे सरकार बना रहे हैं, लेकिन वो सरकार बनाने की बात तो छोड़िए, 35 सीट्स पर जमानत जब्त हो गई। उसी तरीके से वो गोवा में गए, 39 सीट्स पर लड़े और 39 में 35 सीट्स पर जमानत जब्त करा ली। तो जहां लड़ने गए वहां जमानत जब्त करा ली। उनका प्रेसिडेंट तो अब हमारी पार्टी में कैंपेन कर रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी लगातार हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार में लगे हैं। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में विकास के दम पर जीत का भरोसा जताया। रिवाज बदलने की बात की जा रही है और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं अनुराग ठाकुर, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, गुजरात में आप रिवाज कायम करना चाहते हैं, लेकिन हिमाचल में आप रिवाज बदलना चाहते हैं। इतनी चुनौतियां हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, आपके पास डिसिडेंट एमएलएज हैं, आप ही के एमएलएज के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनौतियां कई सारी है। क्यों आपको लग रहा है कि बीजेपी रिपीट होगी? मैं पहली तो आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, एंटी इनकम्बेंसी का दूर दूर तक कोई सवाल पैदा नहीं होता। जो इन 5 वर्षों में हुआ है, एम्स जैसा अस्पताल 750 बिस्तर का 1500 करोड़ का, पीजीआई सैटेलाइट केंद्र, 6 मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल यूनिवर्सिटी से लेके बाकी सब बना। 4 लेन शिमला के लिए, मनाली के लिए, बिलासपुर के लिए बना। इसके साथ रेलवे लाइन भानुपल्ली बिलासपुर की हो या ऊना से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर जी वहां तक आए। ये कब हुआ? ये तो कांग्रेस ने 5 साल तक रोक के रखा था, हमने 5 साल में पूरा करवाया। तो एंटी इनकम्बेंसी तो तब होगी जब आप कुछ ना करें
कांग्रेस ने रुकवाने का काम किया, हमने पूरा किया। कांग्रेस ने विरोध किया, हमने विकास किया। पर और वो जनता ओल्ड विकास पेंशन स्कीम देने के लिए तैयार हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या कहना है? मेरा एक आपसे सवाल है, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस किसने की? मेरा आपसे सवाल है। केंद्र में बीजेपी थी और यहाँ पे कांग्रेस। नहीं जी, उस समय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और प्रदेश में वीरभद्र जी की सरकार थी। ये दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस किया। तो पहले तो मीडिया को स्पष्ट हो जाए कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस करने वाले वो थे। लाने वाले भी वही बात कर रहे हैं। एनपीएस उन्होंने लाए, उन्होंने कुछ नहीं किया। 10% से 14% एनपीएस पे करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और अब भी कमेटी का गठन किया है। निश्चित तौर पर रिपोर्ट आएगी, उसके आगे कार्रवाई होगी। फ्रीबीज की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी भी जताई थी और कुछ समय पहले बोला था कि फ्रीबीज नहीं देने चाहिए, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में देखे जाए तो ऐसी कई बातें हैं जो कि फ्रीबीज की तरह नहीं है। देखिए, दुनिया भर में खाद के दाम 3 गुना बढ़ गए। मोदी सरकार ने 80,000 करोड़ से बढ़ाकर सब्सिडी को 2,30,000 करोड़ किया। किसानों पर बोझ नहीं पड़ने दिया। संकट के समय जब दुनिया भर में अनाज का संकट है, भारत का अन्नदाता अन्न पैदा कर रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए? देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ गए और इन नतीजों में सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की 2 सीटों की हो रही है, जिसमें एक मोकामा सीट आरजेडी के खाते में गई, दूसरी गोपालगंज सीट जो बीजेपी के खाते में चली गई। अब महागठबंधन और बीजेपी दोनों ही अपने हिसाब से इस जीत हार का विश्लेषण कर रहे हैं। उपचुनाव के नतीजों के बाद एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। कहीं साख की लड़ाई थी तो कहीं वर्चस्व की जंग, कहीं गढ़ बचाने की चुनौती थी तो कहीं सत्ता से सीधी तनातनी थी। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आए तो कुछ सीटों ने सत्ता पक्ष को चौंकाया और कहीं जनता ने सत्ता पर विश्वास जताया। उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रही बिहार की मोकामा और गोपालगंज की सीटें, जिसमें मोकामा सीट आरजेडी के खाते में आई। वहीं गोपालगंज सीट पर आरजेडी के हिस्से में हार आई। नतीजे आने के बाद बीजेपी नीतीश कुमार पर सीधे वार कर रही है। उपचुनाव के नतीजों को नीतीश के खिलाफ लोगों का गुस्सा बता रही है, क्योंकि मोकामा सीट भले ही आरजेडी के खाते में आई है, लेकिन पिछले चुनाव से जीत का अंतर काफी घट गया। मोकामा और गोपालगंज के मतदाताओं ने लालू नीतीश के 7 दलों के महागठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। मोकामा की जीत लालू नीतीश की जीत नहीं बल्कि अनंत सिंह की जीत है, छोटे सरकार की जीत है। पिछले 7 चुनाव में अनंत सिंह और उनका परिवार 6 बार चुनाव जीत चुका है। पार्टी चाहे आरजेडी हो, जनता दल हो या निर्दलीय हो, हर बार जीत अनंत सिंह की होती रही है, न कि किसी पार्टी की। गोपालगंज में न केवल हम अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, बल्कि मोकामा में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी 27 सालों बाद चुनाव लड़ी और आज तक के इतिहास में विरोधियों को जो सबसे ज्यादा मत मिला है उसमें हमें मोकामा में मिला है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम 8 दल थे और उसके बावजूद हम यह नतीजा दे पाए, इसके लिए बिहार की जनता को धन्यवाद। उधर गोपालगंज सीट पर बीजेपी की जीत के बाद ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी को मिले वोटों की चर्चा हो रही है। गोपालगंज में करीब 2000 वोटों से बीजेपी को जीत मिले, वहीं ओवैसी की पार्टी को 12,000 के करीब वोट मिले। जो उनका जो कोड वोट है, अब वहाँ भी किस प्रकार से हम लोग सेंध मार रहे हैं और ये मामूली बात नहीं है। और आप देखिएगा आने वाले समय में जिस प्रकार से 40,000 का डिफरेंस मात्र 2 सालों में हम लोगों ने कम किया और अभी 24 है, तो समझिए कि अगला बार केवल विधानसभा गोपालगंज का 20,000 से हम लोग लीड करके दिखाएंगे। वहीं यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर दबदबा दिखाया। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 34,000 से ज्यादा के अंतर से हराया।
भारतीय जनता पार्टी का एक नारा रहता है, हमारा परिवार भाजपा परिवार। उस चीज को उन्होंने सच करके दिखाया है। जो परिवार की तरफ जो एक सहानुभूति होती है, जो एक सबके साथ एक लगाव होता है, भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के हर एक शीर्ष नेतृत्व ने, संगठन ने, सबने एक साथ मिलकर अपने परिवार का साहस बढ़ाया, एक बड़ी जीत दिलाई। उधर भजनलाल के गढ़ आदमपुर सीट पर भव्य बिश्नोई ने परिवार की साख बढ़ाई। भव्य की जीत के साथ ये सीट बीजेपी के खाते में आई है। ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये जीत माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली की जीत है। ये जीत आदमपुर हलके में चौधरी भजनलाल परिवार का 54 साल का विश्वास, ये उसकी जीत है। मैं आदमपुर हलके की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम पर पुनः एक बार हमेशा की तरह लगातार 15वीं बार हम पर विश्वास जताया। मैं बधाई देना चाहता हूं आदमपुर हलके की जनता को। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट से बीजेपी के हटने के बाद शिवसेना के उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके की जीत तय मानी जा रही थी और नतीजे आए तो वही हुआ भी। ऋतुजा की जीत के बाद उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त जश्न मनाया। मुनुगोड़े सीट पर टीआरएस और बीजेपी की टक्कर देखने को मिली। हालांकि नतीजे आए तो ये सीट टीआरएस के खाते में गई। वहीं ओडिशा के धामनगर सीट पर बीजेपी ने दोबारा जीत दर्ज कर ओडिशा में अपनी बढ़ती पकड़ का भरोसा दिलाया। उपचुनाव के नतीजों को हर दल अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं। बिहार जैसे राज्यों में ये उपचुनाव भविष्य की राजनीति के संकेत दे रहे हैं। मोकामा से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार की गोपालगंज सीट पर बीजेपी की जीत में ओवैसी की पार्टी की भूमिका अहम रही, क्योंकि एआईएमआईएम के प्रत्याशी के खाते में 12,000 से भी ज्यादा वोट पड़े और बीजेपी की जीत का अंतर 2,000 वोट से भी कम था। जीत हार की समीकरण को लेकर असदुद्दीन ओवैसी से बात की आज तक संवाददाता गोपी घांकर ने। एआईएमआईएम के जो कैंडिडेट है उनको 12,000 वोट मिले, जिसकी वजह से जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो 2,000 वोटों से जीत गए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एआईएमआईएम के ओवैसी जी। सर ये बताइए, बीजेपी की बी टीम कही जाती है और आज तो सच में जो गोपालगंज पे हुआ है वो तो दिख रहा है। नहीं, 7 बाई इलेक्शन हुए, राइट? 6 कैसे जीती बीजेपी? सिर्फ 2 पे जीती? नहीं, जो पूरे हरियाणा में बीजेपी जीती, हरियाणा में बीजेपी जीती और कहाँ जीती बीजेपी? यूपी में जीत गई बीजेपी। तो समाजवादी को क्यों नहीं कहेंगे आप? हरियाणा में कांग्रेस को क्यों नहीं कहेंगे? हरियाणा में आप बिरड़ी उनको क्यों नहीं कहेंगे? तो ये जो मिजाज बन गया है ना कि ओवैसी का नाम आते कि मुसलमान और कांग्रेस का नाम आते कि सब खामोश हो जाते हैं, आपका नाम आते सब गूंगे हो जाते हैं, तो ये गलत है।